मुझे अपनी देवरानी से बहुत जलन महसूस होती थी क्योंकि वो शादी के तुरंत बाद प्रेग्नेंट हो गई थी, जबकि मैं तो बाँझ थी। अब तो सास मुझे हर वक्त ताने देती और कहती जल्दी तुझे डिवोर्स दिलवाऊंगी। मैं बहुत डर गई थी, मगर मैं उस वक्त बहुत हैरान होती जब हर रात मेरे पैरों में गिरकर मेरी देवरानी कहती देख लेना, जिस दिन बच्चे को जन्म दूंगी उसी दिन मुझे सब घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। मुझे माफ़ कर दो दीदी। मैं बड़ी हैरान होती कि ये ऐसा क्यों कहती है। जिस दिन डिलीवरी का वक्त हुआ, देवरानी मुझे अपने साथ अंदर ले गई और उसने चुपके से बोली कि इस बच्चे को लेकर भाग जाओ, वैसे भी तुम बांझ हो। मैं बहुत खुश थी और फ़ौरन बच्चे को लेकर भाग गई। जैसे ही दूसरे दिन दूध पिलाने के लिए बच्चे के ऊपर से कपड़ा हटाया तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वहाँ बच्चा नहीं बल्कि पति का बड़ा। ज़िंदगी फूलों से सजी नहीं होती, हर इंसान का इम्तिहान होता है, मगर न जाने मेरे हिस्से में इतने इम्तिहान क्यों आए थे। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, मैं अपने ससुराल वालों पर राज करूंगी। ये खुशी भी मेरे दिल में ही इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी। हर देखने वाला मुझे सहारता था, मगर शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में सिर्फ बदलाव आया था, जिसमें कोई खुशी नहीं मिली। मेरी खूबसूरती से मेरी ननद बहुत जलती थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे शादी के दूसरे दिन ही हो गया था, जब मैं सुबह नहाकर कमरे से बाहर निकली ताकि अपने और अपने पति का नाश्ता बना सकूं। मगर मुझे पता नहीं था कि मेरे ना होने पर मेरी ननद मेरे कमरे में घुस जाएगी। जब मैं नाश्ता बनाकर वापस कमरे में गई तो उसने मेरा सारा सामान ज़मीन पर उलट पलट किया हुआ था। मैं हक्का बक्का खड़ी रह गई। मैं बोली नताशा ये सब क्या हो रहा है। उसके चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं आई थी। वो जलकर बोली भाभी, वो मैं क्रीम ढूंढ रही थी जिसको लगाकर आपका रंग इतना सफ़ेद हुआ है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली नताशा ये तो मुझसे भी पूछ सकती थी, यूँ मेरे कमरे की तलाशी लेने की क्या ज़रूरत थी। यह क्या बचपना है, मैं कोई क्रीम नहीं लगाती हूँ, मेरा रंग ऐसे ही है। नताशा मुझे घूर कर कमरे से बाहर निकल गई। तब मेरे पति सौरभ कमरे में आया तो मैंने उसे उसकी बहन की शिकायत की। वो कहने लगा ये सब बातें मत सोचो, मेरी बहन बड़ी ज़िद्दी है, उसके दिल में जो आता है वो वही करती है। सौरभ कहने लगे जिया, एक बात मैं तुमसे कह देता हूँ कि अगर तुम मेरे घर में रहना चाहती हो तो कभी भूल कर मेरी ननद के साथ, मेरी बहन के साथ। महीने में मेरे पति ने कभी भी मुझसे खुलकर बात नहीं की थी। वो मुझे अपनी नौकरानी समझता था, मुझे अपने कामों का हुक्म देता रहता था कि मैं चुपचाप कर दिया करती थी। मैं अक्सर सोचती थी क्या शादी ऐसी होती है जिसमें दो अजनबी एक छत के नीचे रहते हैं, ज़रूरत के चलते वो काम भी आते हैं, मगर फिर भी वो सारी ज़िंदगी अजनबी रहते हैं। और 2 महीने बाद मेरी ज़िंदगी में और एक परेशानी ने सर उठा लिया। वो ये कि मेरी सास ने मुझसे पूछा बहू कोई खुशखबरी है। मैं उसकी बात पर बोली नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं है, इतनी जल्दी खुशखबरी की क्या ज़रूरत है, मैं भी क्या। मेरी सास नीता हंसकर बोली लो तुमने भी खूब कहा। तुम्हें पता है मेरी बहन की बहू पहले ही हफ्ते में गर्भ से हो गई, और एक तुम हो कि 2 महीने बिताने के बाद भी सूखे पेड़ की तरह खड़ी हो। मेरी सास की बात ने मेरा दिल दुख से भर दिया था। क्या यही सही बात थी? उन्हें भगवान से भी डर नहीं आया। मैंने सर झटक दिया था। अब मेरी सास और उठते बैठ मुझे ताना देती। यूं ही देखते देखते वक्त रेत की तरह हाथों से निकल गया। 1 साल हो गया था, मगर मैं अभी तक अपने पति को कोई खुशखबरी नहीं दे सकी थी। सच तो ये था कि मेरे पति ने कभी मुझसे बच्चे की बात की ही नहीं।
ऐसा लगता था कि उन्हें मेरे जिस्म से कोई दिलचस्पी ही नहीं है। मैं बच्चा दे सकी तो भी ठीक और ना दे सकी तो भी। इसका हाल तो मेरी सास ने पहले ही निकाल रखा हुआ था। वो कहने लगी थी कि मुझे तुम्हें कुछ दिन बर्दाश्त करना है, फिर मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। मैंने एक दिन रोते हुए पति से सास की शिकायत की थी। उन्होंने कहा है कि मुझसे वो तलाक दिलवा देंगी। सौरभ कहने लगे, मैंने मम्मी के कहने पर ही तुमसे शादी की थी। अगर वो कहेंगी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो ये बात मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त की थी। बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। खैर, मेरी सास ने आजकल बहुत बिजी रहने लगी थी। वो मेरे देवर गौरव के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, मगर इन हालातों में वो उठते बैठते मुझ पे ताना की बरसात करती थी। अक्सर कहती थी कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने गौरव की पत्नी कहीं जिया जैसी बात लड़की ढूंढ लूँ। मैं ये बातें सुनकर सोचती थी, क्या मैं सच में बाँझ हूँ? मुझे बच्चे में देर भगवान की तरफ से है। मैंने सोचा कि अपना इलाज डॉक्टर से करवा लेती हूँ, शायद भगवान मुझे ये खुशी दे दे। मैंने अपने पति सौरभ से कहा कि आप मुझे किसी लेडी डॉक्टर के पास ले चलो। मेरा पति मुझे देखकर बोला, जिया मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारा इलाज करवाता फिरूं। मैंने ये सुना है कि जो औरत बांझ होती है अपना जितना मर्जी इलाज करवा ले, वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं हो सकती। तो मैं रोने लगी। ये बातें मुझे दिमागी तौर पर बीमार कर रही थी। उन दिनों मेरी सास को गौरव के लिए एक अच्छी लड़की मिल गई। मैंने सोचा कि क्या पता देवरानी के आने के बाद मेरे हालात बदल जाएं, इसलिए मैंने शादी की सारी तैयारी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। घर के सारे काम अपने हाथों में ले लिए और फिर एक दिन मैं रिया मेरी देवरानी बनकर मेरे घर आ गई। मैं बहुत खुश थी कि चलो हम दोनों खूब दोस्ती हो जाएगी, मगर ये मेरी गलतफहमी साबित हुई, क्योंकि रिया बहुत पढ़ी लिखी थी और वो अपने काम से काम रखती थी। किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। मैं ही बहाने से उसका दिल जीतने की कोशिश करती थी, मगर वो कोई ख़ास जवाब ही नहीं देती थी। असल में रिया अपने लिए जगह ढूंढ रही थी। मेरी ननद नताशा भी रिया के साथ बहुत अच्छी थी। उसने रिया पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगाई थी कि आप ये रंग नहीं पहनोगी या रिया की शादी को अभी 4 हफ्ते ही हुए थे कि उसका जो जी मचलाने लगा, और ये सब देखकर अंदर ही अंदर डर गई। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि रिया प्रेग्नेंट हो जाए। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी जाएगी। एक दिन रिया चक्कर खाकर गिर गई। उसके अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, और ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी। उस दिन के बाद तो मेरी सास को मुझे कोसने के लिए बहाना मिल गया। वो उठते बैठते मुझे बांझपन का ताना दिया करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी जवान नंद भी मुझे ताना देने से पीछे नहीं रही। मैं तो हैरान होती थी कि वो कैसी लड़की है जिसे इस बात से भी डर नहीं लगता कि मेरे बड़े बोल मेरे आगे ही आ जाएंगे। रात हुई तो मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। मेरा दिल बहुत ज़्यादा अंदर से रो रहा था। तभी मेरी देवरानी मेरे कमरे में आई। यह पहली बार हुआ, इससे पहले कभी मेरे कमरे में नहीं आई थी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और बोली, क्या बात है रिया, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तो रोती हुई बोली, दीदी मैं आपसे कह सकती हूँ क्या? मैंने इस बात पर सिर हिला दिया और बोली इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम मुझे बिल्कुल दीदी कह सकती हो। रिया कहने लगी, दीदी मैं देख पा रही हूँ जब से यह घर में पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से आपकी ज़िंदगी तंग कर मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। इसके आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। वेट करना, बहुत ही बढ़िया कहानी।